हेलो वेलकम टू सुमो बायोलॉजी ऑनलाइन क्लासेस। तो हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर 13 क्लास 11 बायोलॉजी फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। तो हम लोग जैसा कि पिछले कुछ समय से सेशन चला रहे हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ रहे हैं सिलेक्टिव। आज हम लोग पढ़ेंगे C4 साइकिल। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कवर किया था C3 साइकिल, आज पढ़ रहे हैं C4 साइकिल इस वाले लेक्चर में। और आपको यहाँ C3 C4 साइकिल से एक क्वेश्चन मिलने की मुझे उम्मीद दिखती है। हालांकि फोटोसिंथेसिस पूरा ही चैप्टर आपका इंपॉर्टेंट है, लेकिन पर्टिकुलरली C3 या C4 से आपको एक क्वेश्चन मिलना चाहिए। C4 पाथवे पे आइए, इसी को C4 साइकिल और इसी का दूसरा नाम हैच एंड स्लैग साइकिल। प्लांट्स दैट आर अडेप्टेड टू ड्राई ट्रॉपिकल रीजन हैव द C4 पाथवे मेंशन्ड अर्लियर। वो प्लांट्स जो ट्रॉपिकल रीजन में, ट्रॉपिकल हैबिटेट में इस्टेब्लिश्ड है, वो प्लांट आपको दिखा रहे हैं क्या, C4 एडेप्टेशन दिखा रहे हैं। These plants have the C4 oxaloacetic acid as the first CO2 fixation product। तो अगर आपको याद हो C3 प्लांट में पहला जो एक्सेप्टर था, एक्सेप्टर किसका, कार्बन डाइऑक्साइड का, कार्बन एक्सेप्टर वहाँ कौन था, रिबिलोज बाइफॉस्फेट, जिसपे 5 कार्बन थे, एक कार्बन बाहर से आया और 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड, 3 कार्बन एटम कंटेनिंग कंपाउंड फास्फोग्लिसरिक एसिड बना। 2 मॉलिक्यूल बने तो 5 रुपये आपके पास थे, 1 रुपया बाहर से आया, 6 रुपये हुए, 2 रुपये 3 जगह, 2 जगह 3 रुपये हो गए। लेकिन इस वाले केस में हमारे ये C4 प्लांट में जो पहला एक्सेप्टर है फास्फोइनोल पाइरुवेट। फास्फोइनोल पाइरुवेट के पास 3 कार्बन होते हैं, एक कार्बन को ये बाहर से एसिमिलेट कर रहा, तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बन रहा है वो ऑक्जेलोएस्टिक एसिड है, जिसपे 4 कार्बन एटम है। ठीक है जी। तो पहला एक्सेप्टर याद रखिएगा, फर्स्ट फिक्सेशन प्रोडक्ट याद रखिएगा। C4 प्लांट में पहला एक्सेप्टर जो है कार्बन डाइऑक्साइड का, कार्बन एटम का एक्सेप्टर, वो है फास्फोइनोल पाइरुवेट, 3 कार्बन एटम कंटेनिंग कंपाउंड है। जो प्रोडक्ट बन रहा है वो 4 कार्बन एटम कंटेनिंग कंपाउंड ऑक्जेलोएस्टिक एसिड बन रहा है। ये C4 प्लांट या C4 साइकिल की बात हो गई। C3 में आइए, C3 में फर्स्ट एक्सेप्टर कार्बन डाइऑक्साइड का रिबुलोज बाइफॉस्फेट है, जिसपे 5 कार्बन है और 1 कार्बन बाहर से आया और ये 2 मॉलिक्यूल बने हैं 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड के, जिसके पास 3 कार्बन है। थर्ड पोजीशन पे फॉस्फेट ग्रुप, फॉस्फेट मॉइटी अटैच। Though these plants have the C4 oxaloacetic acid as the first CO2 fixation product, they use the C3 pathway और Calvin cycle as the main biosynthetic pathway। हालांकि जो पहला प्रोडक्ट बन रहा है वो 4 कार्बन एटम कंटेनिंग कंपाउंड बन रहा है C4 प्लांट्स में, लेकिन इनमें भी शुगर बनने की जो फाइनल प्रक्रिया है वो C3 साइकिल से ही संपन्न होती है। कार्बन साइकिल होता ही होता है, भले वो C4 कैटेगरी को बिलोंग करने वाला प्लांट हो। देन इन व्हाट वे आर दे डिफरेंट फ्रॉम C3 प्लांट। तो C4 और C3 प्लांट में क्या डिफरेंस है, आइए देखते हैं। C4 प्लांट्स आर स्पेशल, दे हैव स्पेशल टाइप ऑफ लीफ एनेटमी। लीफ में अलग तरह की आपको एनेटमी, आंतरिक रचना देखने को मिल रही है। दे टॉलरेट हाई टेम्परेचर को टॉलरेट कर लेंगे। शो आर रिस्पॉन्स टू हाई लाइट इंटेंसिटी, ज़्यादा लाइट इंटेंसिटी पे, तेज लाइट पे भी अलग तरह का रिस्पॉन्स दिखाएंगे। क्या दिखाएंगे, फोटो रेस्पिरेशन नहीं करेंगे। फोटो रेस्पिरेशन C3 प्लांट शो करता, फोटो रेस्पिरेशन C4 प्लांट में नहीं होता। ठीक है जी। हाई टेम्परेचर पे भी, हाई लाइट इंटेंसिटी पे भी वो फोटो रेस्पिरेशन नहीं करेंगे। एंड हैव ग्रेटर प्रोडक्टिविटी ऑफ बायोमास, इसलिए उनमें किनमें, C4 प्लांट्स में इन कंपैरिजन टू C3 प्लांट्स दे हैव ग्रेटर प्रोडक्टिविटी ऑफ बायोमास, बायोमास की ज़्यादा प्रोडक्शन होगा। लेट्स अंडरस्टैंड दीज वन बाय वन, इन चीज़ों को समझते हैं एक एक करके। The particularly large cells around the vascular bundle of C4 pathway plants are called bundle sheet cells। तो वेस्कुलर बंडल के चारों तरफ की जो सेल्स हैं वो लार्ज सेल्स हो जाएंगी, थोड़ा अडेप्टेशन हो जाएगा। उन लार्ज सेल्स में थिक वॉल होगा, सेल वॉल थिक होगा, इम्परमियस टू गैसियस एक्सचेंज होगा, गैसियस एक्सचेंज नहीं हो सकता, साथ के साथ इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं होंगे और लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट होंगे। तो बंडल शीट सेल्स को सराउंड करने वाली जो सेल्स हैं, जिनको हम बोल रहे हैं बंडल, वेस्कुलर बंडल को सराउंड करने वाली जो सेल्स हैं, जिनको हम बंडल शीट सेल्स बोल रहे हैं, उनमें आपको किन में, C4 प्लांट्स में देखने को मिलेगा। ये सेल्स बड़ी बड़ी हैं, इनका सेल वॉल जो है थिक है, ये इम्परमियस टू गैसियस एक्सचेंज है, साथ के साथ इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं है और इनमें बहुत सारी बड़ी मात्रा में क्लोरोप्लास्ट होगा। इस तरह का जो अरेंजमेंट है, ये बंडल शीट सेल्स कई लेयर में वेस्कुलर बंडल के चारों तरफ उपस्थित हैं। लीव्स which have such anatomy are said to have Kranz anatomy। इस तरह की लीव C4 प्लांट्स के लिए जो इस तरह की एनेटमी दिखा रहे हैं उसको हम Kranz anatomy बोल रहे हैं। Kranz का मतलब होता है, थ्रेड का मतलब माला। इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ अरेंजमेंट ऑफ सेल्स,
ये एक तरह का अरेंजमेंट सेल्स का बता रहा है। द बंडल शीट सेल्स में फॉर्म सेवरल लेयर, कई लेयर में हो सकती हैं। दे आर कैरेक्टराइज बाय हैविंग अ लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट बहुत बड़ी मात्रा में है, थिक वॉल है, इम्परमियस टू गैसियस एक्सचेंज है एंड नो इंटरसेलुलर स्पेसेस। यू में ऑब्जर्व द प्लांट एनेटमी बाय स्टडिंग द कट सेक्शन ऑफ लीव्स ऑफ C4 प्लांट। किसी C4 प्लांट की लीव का कट सेक्शन करिए और उसको अंडर द माइक्रोस्कोप स्टडी करिए, आपको क्रांज एनेटमी दिखाई देगी। C4 प्लांट से एग्जाम्पल इन्होंने बोले मेज और सोरगम, इसकी लीफ आप ले सकते हैं क्रांज एनेटमी को स्टडी करने के लिए। आगे चलते हैं। चलिए, इट वुड बी इंटरेस्टिंग फॉर यू टू कलेक्ट लीव्स ऑफ डाइवर्स स्पीसीज ऑफ प्लांट। तो अपने बाग बगीचे में जाइए, सराउंडिंग में जो आपके हैं, अगर आप ट्रॉपिकल एरिया में रह रहे हैं, कुछ पौधों की लीव्स लाइए, वर्टिकल सेक्शन करिए, ऑब्जर्व करिए माइक्रोस्कोप के नीचे और देखिए बंडल शीट सेल्स उस तरह की हैं, वैसा अरेंजमेंट है। अगर है तो C4 प्लांट है। द प्रेजेंस ऑफ बंडल शीट वुड हेल्प यू आइडेंटिफाई द C4 प्लांट्स। अगर आपसे पूछा जाए क्वेश्चन फ्रेम हो कि आप कैसे C4 प्लांट को C3 प्लांट से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, बाय लुकिंग फॉर क्रांज एनेटमी। आप लीफ एनेटमी को स्टडी करेंगे और अगर क्रांज एनेटमी मिल रहा है आपको, तब आप कहेंगे ये हमारी कैसी सेल, मतलब कैसा हो गया पौधा, ये पौधा आपका बिलोंग करने वाला हो गया C4 प्लांट में। बंडल शीट सेल्स आर कैरेक्टराइज बाय C4 प्लांट की बंडल शीट सेल्स का कैरेक्टराइजेशन अगर हम करें, क्या कैरेक्टर दिखा रहे हैं? थिक वॉल है, इम्परमियस टू गैसियस एक्सचेंज है, इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं है, लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है। ठीक, चलिए आगे। दे टॉलरेट हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकते हैं। हाई टेम्परेचर इन कंपैरिजन टू C3 प्लांट, रिस्पॉन्स टू हाई लाइट इंटेंसिटी, हाई लाइट पे भी फोटो रेस्पिरेशन नहीं करेंगे, बायोमास का प्रोडक्शन ज़्यादा रहेगा, क्योंकि फोटो रेस्पिरेशन नहीं कर रहे इसलिए ग्रेटर प्रोडक्टिव बायोमास है। एग्जाम्पल आपसे पूछा जाए तो मेज और शायद सोरगम का पहले आ चुका है, शुगर केन अमारंथस भी आप याद रखिएगा। तो ऐसा कुछ बच्चे बना लेते हैं अवधारणा कि केवल मोनोकॉट प्लांट C4 कैटेगरी में आते हैं। नहीं, मोनोकॉट हो या डायकॉट हो, दोनों में इस तरह का एडेप्टेशन देखने को मिल सकता है। मतलब C4 कैटेगरी में ऐसा नहीं है कि केवल और केवल मोनोकॉट प्लांट्स हैं, डायकॉट भी आते हैं। डायकॉट का एग्जांपल यहाँ पे अमारंथस आपको दे रखा है। शुगर केन, मेज, सोरगम, अमारंथस याद रख लीजिएगा। चारों से ही क्वेश्चन ज़्यादातर आपका फ्रेम होता है। नीट में क्वेश्चन आ जाता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट शो क्रांज एनेटमी। आपको कौन सा या विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू C4 कैटेगरी, तो आपको उसी हिसाब से क्वेश्चन फ्रेम हो जाएगा, या इनमें से कौन सा C4 प्लांट है तो क्वेश्चन उसी हिसाब से आपको ऑप्शन सजेस्ट कर दिए जाएंगे। इन चारों को आपने याद में रखना। किन चारों को भाई? अभी जिनकी बात करी हमने, शुगर केन, मेज, सोरगम, अमारंथस, जरूर याद रखना। दिस पाथवे दैट हैज़ बीन नेम्ड द हैच एंड स्लैग पाथवे इज अगेन अ साइक्लिक प्रोसेस। ये पाथवे, ये रास्ता जो है साइक्लिक, जहाँ से आप चले घूम के फिर वहीं आगे साइकिल पूरा हो गया, उसको साइक्लिक पाथवे बोलते हैं। लेट अस स्टडी द पाथवे बाय लिस्टिंग द स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं। द प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर, जैसा कि अभी 2-4 स्लाइड पहले मैंने डिस्कस किया था कि प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर C4 प्लांट में कौन है? C4 प्लांट में फास्फोइनोल पाइरुवेट है, जिसके पास 3 कार्बन है। 3 कार्बन है, एक कार्बन एटम बाहर से आया, 4 कार्बन एटम कंटेनिंग कंपाउंड ऑक्सैलोएसिटिक एसिड बन गया। उसमें क्या था? C3 प्लांट में रिबुलोज बाइफॉस्फेट, जो प्रोडक्ट बन रहा था क्या बन रहा था? फास्फोग्लिसरिक एसिड। एंजाइम कौन था? वहाँ रुबिस्को था। यहाँ पे कौन है? पेप्केस, फास्फोइनोल पाइरुवेट, कार्बोक्सिलेस। रुबिस्को, रिबुलोज बाइफॉस्फेट, कार्बोक्सिलेस, ऑक्सीजनेस, क्योंकि वो दोनों तरह की एक्टिविटी दिखा सकता है। कार्बोक्सिलेशन भी कर सकता है, कार्बोक्सिलेशन का भी कैटालाइजेशन कर सकता है और ऑक्सीजनेशन भी करवा सकता है। यहाँ पे पेप्केस है केवल नाम इसका, क्योंकि फास्फोइनोल पाइरुवेट कार्बोक्सिलेस कार्बोक्सिलेशन करवाएगा। इट इज़ इंपॉर्टेंट टू रजिस्टर दैट द मीजोफिल सेल लैक रुबिस्को एंजाइम, देखिए रेडिंग से लिख रखा है। मीजोफिल सेल्स जो हैं उसमें रुबिस्को एंजाइम नहीं है C4 प्लांट्स में। द C4 एसिड ऑक्सैलोएसिटिक एसिड इज फॉर्म इन मीजोफिल सेल। तो मीजोफिल सेल्स में क्या बन रहा है? ऑक्सैलोएसिटिक एसिड। इसका क्या फ्यूचर होने जा रहा? ऑक्सैलोएसिटिक एसिड, ये जो हमारा कार्बनिक कंपाउंड बना, कार्बोनिक एसिड, ये किस में चेंज हुआ? मैलिक एसिड और एस्पार्टिक एसिड में इन द मीजोफिल सेल्स। मीजोफिल सेल्स में इसका कन्वर्जन हो गया मैलिक एसिड या एस्पार्टिक एसिड में, विच आर ट्रांसपोर्टेड। अब ये मैलिक एसिड एस्पार्टिक एसिड कहाँ आ गए? बंडल शीट सेल में आ गए, क्योंकि प्लाज्मोडेस्माटा क्या है? साइटोप्लाज्मिक ब्रिज बिटवीन 2 एडजेसेंट सेल्स। मीजोफिल सेल से ये जो ऑक्सैलोएसिटिक एसिड बना था उसका कन्वर्जन हुआ मीजोफिल सेल में मैलिक एसिड और एस्पार्टिक एसिड में, और मैलिक एसिड और एस्पार्टिक एसिड अब मीजोफिल सेल से प्लाज्मोडेस्माटा के रास्ते से आ गए किस में? बंडल शीट सेल में, which are transported to the bundle sheet cell. In the bundle sheet cells, these C4 acids are broken down. Decarboxylation होगा, कार्बोक्सिलेशन
कार्बन को अटैच करना, डिकार्बोक्सिलेशन, उसको निकाल देना। टू रिलीज CO2, CO2 निकल गई एंड 3 कार्बन एटम मॉलिक्यूल बना। तो CO2 निकल जाने पे क्या बनेगा? CO2 निकल जाने पे बनेगा आपका फास्फोइनोल पाइरुवेट। दिस रिजल्ट्स इन द इंक्रीजिंग इंट्रासेलुलर कंसंट्रेशन ऑफ CO2। तो इससे क्या होगा? सेल के अंदर कंसंट्रेशन बढ़ने लगेगी CO2 की। CO2 निकाल दी। आप किसी चीज़ को लाद के लाए, किसको लाद के लाए? कार्बन डाइऑक्साइड को। किस रूप में लाए? आप लाए मैलिक एसिड और एस्पार्टिक एसिड। अब इसमें से CO2 निकल गई, ठीक है जी। तो पाइरुविक एसिड जनरेट होगा। इन C4 एसिड्स फ्रॉम द मेसोफिल सेल। अब ये जो C4 एसिड बना था, कौन सा C4 एसिड बना था भाई? ऑक्जेलोएस्टिक एसिड से मैलिक एसिड और एस्पार्टिक एसिड बना था। तो ये C4 एसिड, मैलिक एसिड और एस्पार्टिक एसिड इज ब्रोकन डाउन इन द बंडल शीट सेल टू रिलीज CO2 रिलीज कर दी गई। दिस रिजल्ट्स इन इंक्रीजिंग इंट्रासेलुलर कंसंट्रेशन ऑफ CO2। ये लाइनें फिर से रिपीट हो गई हैं, बेसिकली ऊपर लिखा ही है कि ये जो हुआ कि ये C4 एसिड जो था इसको ब्रोकन डाउन कर दिया गया और CO2 रिलीज करी गई, जिसके द्वारा इंट्रासेलुलर कंसंट्रेशन CO2 का बढ़ गया। द 3 कार्बन मॉलिक्यूल इज ट्रांसपोर्टेड बैक टू मेसोफिल सेल। अब ये जो 3 कार्बन एटम कंटेनिंग मॉलिक्यूल है, ये वापस आ गया किसमें? मेसोफिल सेल में। पाइरुविक एसिड आ गया, उसका पाइरुविक एसिड फास्फोइनोल पाइरुवेट में कन्वर्जन हो गया। तो मैलिक एसिड या एस्पार्टिक एसिड ब्रोकन डाउन हुआ, CO2 निकल गई और 3 कार्बन एटम कंटेनिंग कंपाउंड पाइरुविक एसिड आ गया। अभी कहाँ पे है ये? अभी ये है आपका बंडल शीट सेल में। अब ये आ गया मेसोफिल सेल में। मेसोफिल सेल में पाइरुविक एसिड से वापस बना लिया गया फास्फोइनोल पाइरुवेट, जो कि पहला एक्सेप्टर था CO2 का। यहाँ पे ATP खर्च हो जाएगी। द CO2 रिलीज इन द बंडल शीट सेल एंटर्स द C3 साइकिल। अब CO2 जो रिलीज कर दी गई है कहाँ पे? मेसोफिल सेल में। द CO2 रिलीज इन बंडल शीट सेल, CO2 रिलीज हुई है बंडल शीट सेल में। मेसोफिल सेल तो यहाँ पे थी। मेसोफिल सेल से आया था मैलिक एसिड या एस्पार्टिक एसिड, उसका डिकार्बोक्सिलेशन हुआ, CO2 अलग हो गई और पाइरुविक एसिड वापस प्लाज्मोडेस्माटा से कहाँ आ गया? मेसोफिल सेल में। और फिर पाइरुविक एसिड से जनरेट कर लिया गया फास्फोइनोल पाइरुवेट, ताकि ये जो साइकिल है अबाधित रूप से चलता रहे, कंटिन्यूसली ऑपरेट होता रहे। एक्सेप्टर हमें फास्फोइनोल पाइरुवेट जो एक्सेप्टर है कार्बन डाइऑक्साइड का, वो फिर से रीजनरेट कर लिया गया। द CO2 रिलीज इन द बंडल शीट सेल। ये जो CO2 रिलीज हो गई बंडल शीट सेल में, अब ये एंटर हो गई कार्बन साइकिल में, C3 साइकिल में, जो कि हम लोग लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं, ठीक है जी। अब वही जो C3 साइकिल था वो यहाँ पे कर दिया जाएगा और फाइनली शुगर जनरेट कर दी जाएगी। ये थी आपकी क्रायन एनाटॉमी। ये देखिए, ये जो सेल्स हैं बंडल शीट सेल्स, बंडल वेस्कुलर बंडल के चारों तरफ कैसी हैं? थिक वॉल है, लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, इंटरसेलुलर स्पेसेस उनके बीच में नहीं है और इम्परमियस टू गैसियस एक्सचेंज। द बंडल शीट सेल्स आर रिच इन एंजाइम रुबिस्को। तो रुबिस्को कहाँ नहीं था? मेसोफिल सेल में नहीं था, लेकिन बंडल शीट सेल्स में है। बट लैक पेप्टेज, लेकिन फास्फोइनोल पाइरुवेट कार्बोक्सिलेज नहीं है। दस द बेसिक पाथवे दैट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ शुगर, द कार्बन पाथवे इज कॉमन टू द C3 एंड C4 प्लांट। तो बेसिक पाथवे जो था C3 प्लांट का या C4 प्लांट का, वो होगा ही होगा यहाँ पे The basic pathway that results in the formation of sugar, the Calvin pathway, is common to the C3 and C4 plants. In the C4 plants, Calvin cycle does not take place in the mesophyll cells. C4 प्लांट में Calvin cycle कहाँ हो रहा है? बंडल शीट सेल में हो रहा, मेसोफिल सेल में नहीं हो रहा। मेसोफिल सेल में ना होने का कारण क्योंकि वहाँ रुबिस्को एंजाइम नहीं है, बट डज सो ओनली इन द बंडल शीट सेल्स, ठीक है। तो मेसोफिल सेल्स में पहला फिक्स 2 बार फिक्स होगा। C4 प्लांट में कार्बन फिक्सेशन 2 बार होता है। पहली बार मेसोफिल सेल में होता है, तब एक्सेप्टर है फास्फोइनोल पाइरुवेट, CO2 का एसिमिलेशन हुआ, प्रोडक्ट बना ऑक्जेलोएस्टिक एसिड, इसका कन्वर्जन हुआ मैलिक एसिड में या एस्पार्टिक एसिड में, ठीक है जी। ये दोनों यहाँ से कहाँ से? मेसोफिल सेल से किस में आ गए? प्लाज्मोडेस्माटा के रास्ते से बंडल शीट सेल में आ गए। बंडल शीट सेल में आने के बाद इसका हो गया डिकार्बोक्सिलेशन, मैलिक एसिड, ये बन गया पाइरुविक एसिड, 3 कार्बन एटम कंटेनिंग कंपाउंड, CO2 निकल गया, ये 4 कार्बन थे। अब पाइरुविक एसिड वापस आ गया कहाँ? वापस आ गया अपने घर मेसोफिल सेल में, और पाइरुविक एसिड से अब जनरेट कर लिया गया फास्फोइनोल पाइरुवेट, ताकि ये प्रोसेस होता रहे। यहाँ पे जो CO2 रिलीज हो गई है कहाँ पे?
ये हमारी बंडल शीट सेल में। इससे बन जाएगा अब आपका C3 साइकिल होगा और शुगर बन जाएगी। तो बंडल शीट सेल में C3 साइकिल हो रहा है क्योंकि बंडल शीट सेल में रुबिस्को है, बंडल शीट सेल में रुबिस्को है, मीजोफिल सेल में पेप्केज है, फास्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज। इसलिए C3 साइकिल अगर आपसे पूछा जाए, C4 पहले आपसे पूछा जाए C4 प्लांट में C3 साइकिल होता भाई, कहाँ होता? बंडल शीट सेल में। मीजोफिल सेल में क्यों नहीं होता? क्योंकि मीजोफिल सेल में रुबिस्को एंजाइम की प्रेजेंस नहीं है। ठीक है, ये सारी बातें याद रखिएगा, क्वेश्चन यहीं से फ्रेम होता है। ड्यू टू लैक ऑफ फोटो रेस्पिरेशन इन C4 प्लांट्स, C4 प्लांट यील्ड्स आर बेटर इन एडिशन, दिस प्लांट शो टॉलरेंस टू हायर टेम्परेचर। तो फायदा क्या है इतना सारा खटराक का? फायदा ये है कि C4 प्लांट्स जो ड्राई एरिया में हो रहे हैं, ट्रॉपिकल एरिया में हो रहे हैं, जहाँ पे गर्मी ज़्यादा है, वो गर्मी में हाई लाइट इंटेंसिटी पे, हाई टेम्परेचर पे फोटो रेस्पिरेशन नहीं करना चाहते, वो वेस्ट है, एनर्जी भी वेस्ट होती है और कार्बनिक कंपाउंड भी प्रोडक्ट नहीं होता। जबकि आप कुछ भी करना चाहें, जीवन का ध्येय है कि कोई भी काम करें प्रोडक्टिव हो, कुछ कंस्ट्रक्टिव हो, कुछ भला हो किसी का। यहाँ पे अगर C3 प्लांट्स फोटो रेस्पिरेशन करता है तो लॉस है, भला नहीं है। इसीलिए अडेप्टेशन हुआ ऐसे प्लांट्स में जो इन कंडीशंस में रह रहे हैं। जिन कंडीशन में C3 प्लांट्स फोटो रेस्पिरेशन करते हैं उनमें अडेप्टेशन हुआ कि भाई फोटो रेस्पिरेशन हमें नहीं करनी। तो क्रांज एनेटमी एक तरह से अडेप्टेशन है टू गेट एडजस्ट विद हाई टेम्परेचर या कंडीशंस दैट आर हेल्पफुल फॉर फोटो रेस्पिरेशन, उन कंडीशन से पार पाने के लिए। तो C4 प्लांट टॉलरेट करते हैं हाई टेम्परेचर को, हाई लाइट इंटेंसिटी को, और C4 प्लांट नहीं दिखाते हैं फोटो रेस्पिरेशन। C4 प्लांट्स हैव डाइमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट, ये बात इंपॉर्टेंट है, आपकी NCERT में शायद मेंशन नहीं है। C4 प्लांट्स में दो तरह के क्लोरोप्लास्ट मिल रहे हैं, एक क्लोरोप्लास्ट मीजोफिल सेल, मतलब एक तरह के क्लोरोप्लास्ट मीजोफिल सेल में और एक तरह के क्लोरोप्लास्ट आपको बंडल शीट सेल में। बंडल शीट सेल्स लार्ज सेल्स हैं, उसमें बड़ी मात्रा में क्लोरोप्लास्ट मिलते हैं। फ़र्क क्या है? तो क्लोरोप्लास्ट आप जानते हैं, क्लोरोप्लास्ट में क्या थाइलाकॉइड होंगे, थाइलाकॉइड क्या बना देते हैं? ग्रेना बना देते हैं। ठीक है, ये आपने पढ़ा ही है क्लोरोप्लास्ट को सेल में। सेल्स ऑफ मीजोफिल, मीजोफिल सेल्स के क्लोरोप्लास्ट स्मॉल हैं और उनमें थाइलाकॉइड्स बहुत सारे हैं। याद रखिएगा, इनको ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं, ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। जो मीजोफिल सेल्स में क्लोरोप्लास्ट मिल रहे हैं वो स्मॉल है, छोटे हैं इन कंपैरिजन टू वो क्लोरोप्लास्ट जो बंडल शीट सेल में वो बड़े बड़े हैं क्लोरोप्लास्ट। मीजोफिल सेल में मिलने वाले क्लोरोप्लास्ट में खूब बड़ी मात्रा में थाइलाकॉइड्स हैं, वाइल सेल्स ऑफ बंडल शीट सेल्स हैव लार्ज क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट तो बड़े बड़े हैं बट विदाउट और फ्यू थाइलाकॉइड्स, या तो थाइलाकॉइड्स हैं नहीं या बहुत कम मात्रा में। इन C4 प्लांट्स फोटो रेस्पिरेशन डज नॉट अकर, फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता C4 प्लांट्स में। दिस इज बिकॉज दे हैव अ मैकेनिज्म दैट इंक्रीजेज द कंसंट्रेशन ऑफ CO2 एट एंजाइम साइट। तो मैकेनिज्म क्या है भैया? क्या मैकेनिज्म है कि CO2 को पकड़ लाओ और वहाँ पे रिलीज कर दो जहाँ पे रुबिस्को एंजाइम है। एक तरह से आपने क्या किया, रुबिस्को क्या करता है? रुबिस्को जय और वीरू दोनों से दोस्ती करके राजी है। वो कार्बोक्सिलेशन भी कर सकता है, वो ऑक्सीजनेशन भी कर सकता है, लेकिन अगर केवल जय ही जय हो, वीरू हो नहीं, तो क्या करेगा? रुबिस्को केवल जय से बात करेगा। यहाँ पे यही किया गया है, आपने कंडीशंस ऐसी कर दी कि रुबिस्को को मौका ही नहीं दिया कि वो ऑक्सीजन के साथ कुछ हरकत कर सके। उसके पास हर समय प्रेजेंस किसकी बनी रहेगी? CO2 की बनी रहेगी। ये चीज़ आपने कैसे इंश्योर करी? आपने नहीं भैया, C4 प्लांट्स में ऐसे इंश्योर करी एडेप्टेशन से क्रांज एनेटमी के कि मीजोफिल सेल्स जो टच में है CO2 के भी, O2 के भी, वहाँ पे रुबिस्को को हटा लिया। रुबिस्को को आपने रख दिया बंडल शीट सेल में, प्लांट ने रख दिया बेटा, और उसके चारों तरफ आपने एक दीवार बना दी, अभेद दीवार, इम्परमियस टू गैसियस एक्सचेंज, कि वहाँ पे दूसरी गैसेस नहीं आ पाएंगी, O2 नहीं आ पाएगी। CO2 को तो आप पकड़ के लाए हैं, लाद के लाए हैं, किस रूप में लाए हैं? C4 ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें 4 कार्बन एटम है, ऑक्जेलो एस्टिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड, मैलिक एसिड, उस फॉर्म में आप ले आए कार्बन डाइऑक्साइड को, और वहाँ पे लाके आपने उसको फिर से अटैच जो उसका कर दिया आपने, कहिए कि भाई उसको तोड़ दिया, ऑक्जेलो एस्पार्टिक एसिड को, मैलिक एसिड को, और CO2 रिलीज़ कर दी। CO2 कहाँ पे रिलीज़ हुई है? ऐसी जगह पे रिलीज़ हुई है जहाँ पे रुबिस्को एंजाइम है। कहाँ पे? बंडल शीट सेल में। तो ये था पूरे का पूरा तरीका कि आपने फोटो रेस्पिरेशन प्लांट ने अवॉइड कर दिया। ये गोल्डन लाइंस हैं आपकी C4 प्लांट्स की, इनको याद रख लीजिएगा, क्वेश्चन यहीं से फ्रेम होता है। प्राइमरी CO2 रिसेप्टर कौन है? 3 कार्बन एटम कंटेनिंग कंपाउंड फास्फोइनोल पाइरुवेट है, प्रेजेंट कहाँ पे? मीजोफिल सेल में।
प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर इसलिए लिखा गया है क्योंकि 2 बार CO2 का फिक्सेशन होगा। द एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर फर्स्ट CO2, देखिए फर्स्ट CO2 फिक्सेशन के लिए जो एंजाइम है फास्फोइनोल पाइरुवेट कार्बोक्सिलेज और पेप्टेज है। मेसोफिल सेल में रुबिस्को नहीं होता लेकिन पेप्टेज होता है, और C4 एसिड जो बन रहा है वो ऑक्जेलो एसिटिक एसिड बन रहा है। कहाँ बन रहा है? मेसोफिल सेल में। फिर उसका कन्वर्जन हो जाएगा मैलिक एसिड और एस्पार्टिक एसिड में। वहाँ से कहाँ से? मेसोफिल सेल से ये आ जाएगा आपका बंडल शीट सेल में। द बंडल शीट सेल्स रिच इन एंजाइम रुबिस्को बहुत है लेकिन पेप्टेज नहीं है। इन C4 प्लांट्स कार्बन साइकिल डज नॉट टेक प्लेस इन मेसोफिल सेल। मेसोफिल सेल में तो नहीं होता लेकिन बंडल शीट सेल में होता है। बंडल शीट सेल्स कैरेक्टराइज बाय हैविंग अ लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट, खूब सारे क्लोरोप्लास्ट हैं, थिक वॉल है, इम्परमियस टू गैसियस एक्सचेंज है और इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं है। शुगर केन, मॉस, सोरगम अमारंथस इसके कैटेगरी मतलब खास तौर पे एग्जांपल याद रखने वाले हैं। ठीक है जी। तो C4 और C3 प्लांट हम लोगों ने साइकिल भी पढ़ लिया, प्लांट भी समझ लिए। यहाँ पे आपका सबसे पहला स्टेप क्या था? कार्बोक्सिलेशन, फिर था रिडक्शन और फिर था हमारा रीजनरेशन। ठीक है जी। पहले स्टेप पे रिबुलोज बाइफॉस्फेट ने एक्सेप्ट किया था किसको? CO2 को। प्रोडक्ट क्या बना था? 2 मॉलिक्यूल ऑफ फास्फोग्लिसरिक एसिड। फिर इसका कन्वर्जन रिडक्शन ऑफ फास्फोरिलेशन हुआ, क्या बन गया? ट्राइओस फॉस्फेट बन गई थी, और ट्राइओस फॉस्फेट से उसके मॉलिक्यूल यूज हो गए शुगर प्रोडक्शन के लिए और रीजनरेट हो गया हमारा रिबुलोज बाइफॉस्फेट का आपका C3 साइकिल पूरा। C3 साइकिल की अगर आपसे बैलेंस शीट पूछी जाए, 18 ATP खर्च हुए थे और 12 NADPH खर्च हुए थे टू प्रोड्यूस 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। 1 मॉलिक्यूल ग्लूकोज बनाने के लिए ये खर्चा हुआ था, अगर आपको याद हो तो पहला जो एक्सेप्टर है यहाँ पे रिबुलोज बाइफॉस्फेट है। फर्स्ट प्रोडक्ट जो बना फास्फोग्लिसरिक एसिड बना। यहाँ पे एक्सेप्टर कौन है? फास्फोइनोल पाइरुवेट। जो प्रोडक्ट बना वो ऑक्जेलो एसिटिक एसिड बना। ठीक है जी। 3 कार्बन एटम कंटेनिंग कंपाउंड है एक्सेप्टर, 4 कार्बन एटम कंटेनिंग बन रहा है प्रोडक्ट। यहाँ पे 5 कार्बन एटम कंटेनिंग कंपाउंड है, प्रोडक्ट जो बन रहा है वो 3 कार्बन एटम कंटेनिंग कंपाउंड बन रहा है। ओके, यही सब बातें आपसे